चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के बहुत सारे गुड इवनिंग आ गए। सभी गुड इवनिंग और वेलकम टू करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज की कहानी। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे वही जो हम पढ़ रहे थे, कुछ नया नहीं है। कोहलबर्ग है, बट हाँ इसमें चीज़ें काफ़ी नहीं है। थियरी का नाम नया नहीं है, बट थिंग्स आर देयर टू बी। गजब पढ़ाते हो, लर्न। ओके मैम, आप मेरे कमेंट नहीं देखते हैं, ठीक है। आपका फेस मेरी दी की तरह सेम। अच्छा, धन्यवाद जी। आई लाइक द वे यू लाफ एंड योर इनर चाइल्ड व्हेन यू मीट विद समवन। अच्छा, थैंक यू सो मच प्रेम। हाँ बिल्कुल, हमें खुशी होनी चाहिए एक दूसरे से मिलते हुए, नहीं तो क्या फ़ायदा ऐसे मिलने का। लोग ऐसे टेढ़े टेढ़े तरह तरह के मुंह बनाते हैं लोगों से मिलके। बहुत बढ़िया ज्योति, बहुत ही बढ़िया। चलिए स्टार्ट करें। कह रही हैं टेकिंग क्लास फ्रॉम ऑफिस एंड दैट टू फ्रॉम अंडर द टेबल। बहुत बढ़िया। आज कोहलबर्ग खत्म हो जाएगा। आज कोहलबर्ग खत्म कर लेंगे। थियरी जो है कोहलबर्ग तो हमसे क्या ही खत्म होंगे। आपको घर आना है दावत पर, मैं टीचर बनूंगी तो बिल्कुल आएंगे प्रिया, वादा रहा। बिल्कुल डन है, मेल कर देना। या यू प्रॉमिस्ड। ऐसे ऐसे ऐसे। कोई कह रहा है ऑलवेज ब्लैक। हाँ यार, ब्लैक मुझे बहुत पसंद है कलर, पता नहीं क्यों। आई जस्ट लव ब्लैक। मेरी दुनिया ही ब्लैक और वाइट हो गई है। वाइट भी नहीं रही है, ब्लैक ही ब्लैक है मेरे पास कपड़े। चलिए स्टार्ट करें। हाँ यार, तबीयत बेटर है। बहुत ही बढ़िया। चलिए समझते हैं। मम्मी पता नहीं क्यों 7 बजे ही कॉल करती हैं, जबकि उनको पता है क्लास होती है शाम को। खैर देखिएगा एक बार। अगर क्या समस्या है इसमें? कह रहे हैं दिखने में ठीक नहीं लग रही। इसमें क्या ठीक और गलत क्या है इसमें है? पहले कपड़ों पे ही बात करेंगे कि पढ़ाई कर लेंगे आज हम? चलिए आ जाओ, इधर उधर की बात करा लो बस इनसे। देखो, आज जो मैंने कहा था कल एक नए तरीके की बात की थी ना, वो नया तरीका भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि ये वीडियो है एक आपके सामने, है ना। आपको हम एग्जाम्पल से, कल हमने पढ़ा था, आपको जस्ट एक पहचानना है। इसमें मैं देख लेती हूँ आवाज आ रही है या नहीं। इंस्टाग्राम पे कोई तो जो है चैनल है, ये आजकल मैं रील देखती हूँ कभी कभी, तो हम कुछ वीडियोस अब से प्ले किया करेंगे और आपको ये चीज़ होती हुई कुछ ही दिनों में नजर आ जाएगी। बाकी टीचर्स के द्वारा भी यूट्यूब पे ये चीज़ दिखेगी और कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू देना चाहिए। खैर, अब आप ये वीडियो देखना और बताना कौन सी स्टेज है ना। अभी कल हमने नहीं ला रहा। 5 रुपए ले लियो। ये देखो एक बच्चा है ना। अब आजकल रील बनाते हैं लोग, तो एक बच्चा है, ये साधारण सी चीजें हैं। और ये अपनी, इसकी मदर्स को कह रही हैं सुनना अगर आवाज आए तो। हाँ, दही ला दे। नहीं ला रहा। 5 रुपए ले लियो। कितनी लानी है? दही ला दे। नहीं ला रहा। 5 रुपए ले लियो। कितनी लानी है? देखा, अभी उसकी मदर ने कहा कि दही ला दे, तो उसने कहा नहीं ला रहा, है ना। मदर ने कहा 5 रुपए ले लियो, उसने कहा कितनी लानी है ना। तो वो एकदम से आके यहाँ खड़ा हो जाता है, कहता कितनी लानी है, बताओ कौन सी स्टेज है। भाई जब मदर ने कहा कि दही ला दे, उसने कहा नहीं ला रहा। मदर ने कहा 5 रुपए ले लियो, वो यहाँ आकर के प्रस्तुत हो गया और बोला कि बता तो दो कितनी लानी है ना। बच्चे करते हैं ये चीज, देखी होगी आपने। तो फटाफट से बताओ ये कहानी। ये देखो क्या है, कौन सी स्टेज है ये? टेट फॉर टैट, रिवॉर्ड, रिटेनिंग, फर्स्ट स्टेज। आवाज आई थी ये वीडियो में, ये बता दो बस। आवाज आई थी सेल्फ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, है ना। कि मुझे क्या मिलेगा किसी चीज से, तब तो मैं कहीं जाऊं, है ना। म्यूचुअल एक्सचेंज, कौन से लेवल की कौन सी स्टेज है ये बता दीजिए। आपसे यूट्यूब स्टडी करके त्रिपुरा गवर्नमेंट जॉब लगी है, थैंक यू, बहुत बढ़िया ईशानी। आप जरूर मेल कीजिएगा हमें himanshi.edu10 मतलब himanshi.edu10 यानी 10 @gmail.com। ये अलग अलग स्टेट में तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, जब मैं मिलती हूँ किसी से ओडिशा से, त्रिपुरा से, तो हम आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे। टेट फॉर टैट फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज होती है टेट फॉर टैट। फिर पनिशमेंट एंड ओबीडियंस क्या है? अगर फर्स्ट स्टेज है तो फर्स्ट स्टेज नहीं है, फर्स्ट लेवल की सेकेंड स्टेज है। पहले लेवल की पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन है, एग्जैक्टली म्यूचुअल एक्सचेंज है। बिल्कुल। आवाज आई थी या नहीं आई थी ये बता दो, कि इसमें ऑडियो सुन पाए थे आप या नहीं। आप ही पे है ये पहला एक्सपेरिमेंट, बताइएगा फटाफट से बताओ। यस मैम, ट्विंकल कह रही हैं। यस यस यस, आती थी, आई थी आवाज। हाँ जी आवाज आ रही है। चलो बस, तो फिर यही चाहिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है जी, आई थी आवाज, बहुत ही बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया, ठीक है, डन है बात, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन। एग्जाम मेरे बर्थडे वाले दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, हैप्पी बर्थडे करते हुए अपनी ड्यूटीज निभाइए। हाँ, सेकंड लेवल ऑफ मॉरलिटी, यानी सबको समझ में बातें आ रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड स्टेज, आवाज़ आई थी, बहुत बढ़िया, यस मैम, ऑडियो वॉज ओके, आवाज़ आई थी, वॉइस आ रही थी आ रही थी आ रही थी, ठीक है, डन है बात। फिर चलिए फिर करें कहानी शुरू। नोट्स मिलेंगे, एक दिन मिलेंगे नोट्स, एक दिन मिलेंगे। इस सैटरडे में बैठ के सिर्फ नोट्स ही बना रही होंगी। पेन यहाँ से गया कहाँ ये नहीं समझ पा रही हूँ बस मैं, है ना, किसकी हिम्मत हुई जो यहाँ से पेन उठा लिया, ये आई एम नॉट एबल टू गेट दिस। फटाफट से पेन गया तो गया कहाँ, सरप्राइज के पेन गायब है यहाँ से। एक मिनट रुकना यार, हाँ ऐसा नहीं होता, कोई भी पेन नहीं काम करेगा। देखना एक बार, बहुत बढ़िया, फर्स्ट लेवल इन सेकंड स्टेज। चलिए बहुत खुशी की बात है, मैंने पॉकेट में रखा हुआ था पेन और मैं पूरे ऑफिस में जो है देख लिया हमने आसपास, और 2 लोगों को सुना भी दिया, पता नहीं कौन से नशे हैं ये। देखना एक बार, हाँ कोई और पेन यूज कर लो हाँ मैं समझ रही हूँ। देखो लेवल 1 लेवल हैं 3, ठीक है ना, कितने लेवल हैं, लेवल हैं 3। प्री कन्वेंशनल लेवल जो कि पहला ही लेवल है, लेवल 1 जो कि पहला ही लेवल है, प्री कन्वेंशनल पूर्व पारंपरिक, इसकी पहली स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना। अगर किसी चीज में दंड मिल रहा है इसका मतलब वो काम गलत है, जिस चीज में दंड नहीं मिल रहा है वो काम सही है। अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड स्टेज हो जाती है म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, पर्सनल इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, मुझे क्या मिलेगा, एन ऑल एन ऑल एन ऑल, ठीक है ना, ये हो जाती है आपकी सेकंड स्टेज। बात ठीक है नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो इसी स्टेज की बात हो रही थी कि बच्चा कुछ लेने तब जाएगा, उसका क्या फायदा है किसी काम को करने में, उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, तब वो किसी चीज को करता है। चलिए आते हैं, हम आएंगे लेवल 2 पर। लेवल 2 मतलब ट्रेडिशनल या परंपरागत स्तर है, और लेवल 2 की जब मैं बात कर रही हूँ, कन्वेंशनल लेवल यानी पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर की जब हम बात करते हैं, यानी कन्वेंशंस यानी ट्रेडिशंस या सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हैं आप कहीं ना कहीं, ट्रेडिशंस भी कहना गलत होगा बट एज पर सोसाइटी, अब सोसाइटी में ट्रेडिशंस ही होते हैं, तो आप एक्सटर्नल है आपकी मॉरलिटी, समाज निर्धारित कर रहा है, ठीक है ना। सही और गलत आपका यहाँ कौन निर्धारित कर रहा है, वहां पनिशमेंट निर्धारित कर रही थी, आपका इंटरेस्ट निर्धारित कर रहा था, यहाँ पे समाज में जो चल रहा है, कन्वेंशनल है जो चीज, परंपराओं के अनुसार सही है, वो यहाँ सही है, ठीक ना, क्लियर है बात। हाँ, एसपीसीएफ प्याजे की थ्योरी गरिमा, कोल वर्ग में कहां से एसपीसीएफ आ गया भाई। एज ग्रुप का आपको बताया था 4 से 10, अब ये आपकी 10 से 13 के बीच के बच्चे होंगे इस लेवल में, है ना, और फिर 13 एंड अबव हो जाएंगे लास्ट लेवल में, ठीक है। तो अब ये पारंपरिक स्तर जो है इसमें आती हैं 2 स्टेजेस, एज यूजुअल हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस आपकी आएंगी। थर्ड है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है, मेंटेनिंग दी सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, इसको हम कहते हैं अंतर व्यक्तिक सौहार्द एवं अनुसारिता, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, और सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन,
ये है आपका फोर्थ स्टेज। पहले थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी आपसी संबंध जिसको हम कह रहे हैं। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का, गुड बॉय मतलब अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छी लड़की, अभिविन्यास, अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यास, यानी गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। मतलब बच्चा जो है, क्योंकि 10 से 13 साल का तो बच्चा ही है, बच्चा जो है वो प्रेज के लिए कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बने रहें, वो क्या करता है, गुड बॉय, एक अच्छा लड़का, उसको मम्मी कहे यार ये कितना प्यारा बच्चा है मेरा, तो गुड बॉय है, कर देगा बेटा तो ये काम, है ना, या बेटी तो कर देगी, कितनी प्यारी बच्ची है, मेरी बेटी नहीं है, मेरी बाबू नहीं है, ये इस तरह की बातें माँ बाप करते हैं। तो उसको प्रेज चाहिए, कहां से, माँ बाप से या अपनी अथॉरिटीज से, क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से सही गलत चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहां पे कहा गया है कि वो आप A+ लेके आओ, यानी 90% मार्क्स लाओ, A ग्रेड लेके आओ। क्यों? क्योंकि आपके माँ बाप आप पे प्राउड महसूस करेंगे। आप सच बोलोगे तो आपके माँ बाप आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो वो ऑनेस्ट भी इसीलिए है, वो नंबर भी इसीलिए ला रहा है, वो मम्मी की बात भी मान रहा है। क्यों? क्योंकि गुड बॉय नाइस गर्ल, उसको अच्छे से तारीफ चाहिए माँ बाप से या अथॉरिटीज से। बात ठीक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है। चलिए खैर, अगर हम बात करते हैं यहाँ किस चीज की, तो नेक्स्ट है रिपोर्ट कार्ड। आप देख रहे हैं तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय नाइस गर्ल, उसको कहा जाएगा, अप्रूवल मिलेगा, इसलिए वो कोई काम करता है। सिंपल सरल सुंदर सस्ता टिकाऊ, बात खत्म। ठीक है। जेंडर की उसकी जो समझ है वो कांस्टेंट हो जाती है। पहले उसे सबसे पहली समझ आती है 3-4 साल में, कांस्टेंट हो जाती है 7 साल के आसपास आते आते, कि जैसे वो कपड़े बदल सकता है वैसे वो जेंडर नहीं बदल सकता। यस मैम, रिजल्ट टाइम आई सेड टू माय डॉटर। हाँ, हम सब करते हैं ये। ठीक है, बहुत बढ़िया शुभ्रत, जो लोग पहली बार देख रहे हैं। हाँ, हो जाता है आजकल। देखो ये तो इन्होंने स्टेज, वैसे भी इसमें एज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना स्टेज को माना है। तो हो सकता है कोई 4 साल का बच्चा भी ये चीज करने लगे, और वो एनवायरमेंट पे और बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता है। फिर आती है फोर्थ स्टेज, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। इसको इंस्ट्रूमेंटल ऑर्डर भी कह देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कह देते हैं। फोर्थ स्टेज जो है कि कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सामाजिक ऑर्डर बना रहे, एक कन्वेंशनल मतलब सोसाइटी के अनुसार, ठीक है ना। तो एक ऑर्डर बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर, कि अगर सब नियम तोड़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा। रूल्स आर रूल्स, रूल्स आर रूल्स, है ना। स्कूल में होता है आपका कोई, जैसे मान लीजिए मेरे बाल छोटे थे जब मैं स्कूल में थी, बुलंदशहर की बात बता रही हूँ, और मेरी एक फ्रेंड है, आज भी बहुत अच्छी दोस्त है ना। तो शादी हो गई उसकी, हमने व्लॉग भी बनाया था यूट्यूब पे। तो वो हुआ करती थी, मैं थी डिसिप्लिन इंचार्ज, और वो मतलब शायद मैं बाद में बनी होंगी। वो उस टाइम पे हमारे यहाँ होता था, कुछ तो बोलते थे उसको, ये जो आपके सरस्वती शिशु टाइप मंदिर टाइप के स्कूल होते हैं ना, तो उसमें उसे कुछ बोलते थे हिंदी में, अनुशासन प्रमुख, अनुशासन तो वही थी, वो कुछ तो बोलते थे उसको। तो वो पूरा चेक करते थे सुबह सुबह कि हेयर बैंड लगा के आए हो कि नहीं। मेरे छोटे बाल थे तो मान लो हेयर बैंड, या अभी उतने बड़े नहीं हुए थे तो वो 2 चोटी बनाने वाली बात आ जाती है, ठीक है ना। तो कि यार लेकिन हम दोस्त थे, लेकिन वो कोशिश करती थी कि नहीं भाई, रूल्स आर रूल्स, रूल्स ब्रेक नहीं होंगे दोस्ती की वजह से, क्योंकि एक के लिए तोड़ेंगे तो सब तोड़ेंगे। ऐसा होता है ना बहुत बार, कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं रूल्स को लेके, जो कि सही में तो वो इस अवस्था में है कि रूल्स आर रूल्स, कि भैया रेड लाइट तोड़ी है, चाहे जान जाने वाली हो किसी की, एम्बुलेंस में बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चालान तो कटेगा, बात खत्म। रेड लाइट जंप करना गलत है, कोई काम करना गलत है, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, समाज पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्ति करेगा तो अनुशासन प्रमुख, हाँ मॉनिटर तो छोटी चीज होती है, वो तो क्लास के लिए होता है ना। CR भी क्लास तक ही सीमित होता है, वो पूरे स्कूल का तो कुछ तो बनता था हमारे यहाँ, मेरे को याद नहीं आ रहा। अनुशासन प्रमुख तो मैं खुद ही थी क्लास की, वो शायद स्कूल लेवल पे थी, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि रूल्स आर रूल्स, यानी रूल्स क्या है, रिजिड हैं, फिक्स्ड हैं, लचीले नहीं हैं। जो रूल्स बन गए हैं वो बन गए हैं, ठीक है बात। हाँ,
तो रूल्स को यहाँ पे वायलेट नहीं किया जाता, क्योंकि रूल्स के ब्रेक करने से एक सोशल ऑर्डर ब्रेक हो जाएगा, समाज में जो एक व्यवस्था बनी हुई है वो खराब हो जाएगी, फिर तो सब रूल्स ब्रेक करने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि रूल्स को माना जाए। चलिए खैर, आते हैं लेवल 3 पे। अब लेवल 2 में हमने क्या सीखा, फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। लेवल 1 का आपको पता ही है, पहली स्टेज पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन, दूसरी है टिट फॉर टैट। फिर आता है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल तो हर एक स्टेज में है ही, यानी परंपराओं से पहले या परंपराओं के बाद, यही 3 स्टेजेस हैं। प्री कन्वेंशनल यानी कन्वेंशन से पहले, जब उसकी जीरो मॉरलिटी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता परंपराओं का, उसको अपना दंड नहीं मिलना चाहिए और अपना फायदा देखेगा। फिर कन्वेंशनल है जब परंपराओं का, समाज का फर्क पड़ता है उसको, है ना। और पोस्ट कन्वेंशनल है, अब वो कन्वेंशन से परे उठ चुका है, अपनी खुद की मॉरलिटी के हिसाब से चलता है। ठीक, यही 3 स्तर हैं। पहला हमें पता ही है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस था, पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन। दूसरा था टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक, मुझे क्या मिलेगा किसी काम में, है ना, इसने मेरी कॉपी ली, मैं इसकी बुक ले लूंगा। ठीक, और कन्वेंशनल क्या है, कन्वेंशनल क्या है, हाँ, कन्वेंशनल हो जाता है कई बार कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गुड बॉय नाइस गर्ल, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, और इसका 4th स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर, यानी समाज में एक नियम, एक ऑर्डर बना रहे, उसके लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। ठीक, अब आते हैं हम पोस्ट कन्वेंशनल की 2 स्टेजेस पे। आसान लग रही है थियरी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। यहाँ मॉरलिटी 0 है खुद की, बाहर से एक्सटर्नल मॉरलिटी चलती है, यहाँ सोसाइटी ने जो आपको मॉरलिटी दी है आप उसके हिसाब से चलते हैं, और यहाँ आपका सेल्फ यानी खुद के नियमों को आप समझने लगते हैं, सही और गलत के लिए आप अपने नियम बना पाते हैं। चलिए आते हैं लेवल 3 पे, यानी पोस्ट कन्वेंशनल, यानी परंपरागत, परंपरागत। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, बात ठीक है या नहीं। स्टेज 2 तो कल ही हमने डिस्कस कर ली थी कि जैसे को तैसा, मुझे क्या मिलेगा, कोई काम अगर मैं करूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, टॉफी मिलेगी तो मैं जाता हूं कुछ लेने सामान दुकान से, है ना। अगर मैंने किसी के साथ 2 रुपए दिए हैं किसी को, तो मुझे भी वापस 2 रुपए मिलने चाहिए, है ना। मेरे ये बहुत ही भयानक स्तर है, लेकिन कुछ इसी के जैसा है, क्रिमिनल टेंडेंसी है वो तो खैर, कि किसी लड़के ने, मे बी लड़की भी, लड़कियां तो ऐसा करते हुए नहीं सुनाई देती हैं समाज में, बट कि किसी ने प्रपोज किया किसी को और जाके उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमें तो नहीं रहना है तुम्हारे साथ। तो अभी एक केस आया था ना कि मर्डर ही कर दिया, पता नहीं कहाँ की बात थी, शायद दिल्ली की ही बात थी, कि कोई एमपी की आई थिंक वो लड़की थी, और तो मर्डर ही कर दिया, टिट फॉर टैट। बट ये टिट फॉर टैट है नहीं, क्योंकि सामने वाले ने आपकी जान थोड़ी ली है कि अच्छा मुझे मना कर दिया, वो आपकी ईगो है फिर कि देखो तुमने ऐसे किया मैं ऐसे करूंगा, तो वो आपने डिसाइड कर लिया कैसे करोगे, तो वो बेवकूफ़ी भी हो जाती है कई बार। और वो इतना छोटा स्तर है, आप 4 से 10 साल की उम्र पे गिर गए हो एक तरह से, तो आपका दिमाग तो विकसित ज्यादा हो चुका है ना तब तक। ठीक, 5 स्टेज 370 एग्जाम्पल एग्जैक्टली। देखो एक बार, तो अगर हम बात करें, आपको आना है इस स्तर पे 5th स्टेज पे, और कम से कम भी तो 2nd स्टेज पे रहना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। कुछ लोग हैं जो सुधरते ही नहीं है, उनको पनिशमेंट ना मिले तो वो तो नियम माने ही ना। ए से डायरेक्ट अपने आप में एक एग्जाम्पल है, मैं वो बोलना नहीं चाह रही थी, थोड़ा ज्यादा संगीन हो जाता है बहुत, देखना। तो अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, सामाजिक संविदा और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिकता। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स यानी सामाजिक संविदा एवं व्यक्तिगत कुछ आपके राइट्स हैं, ठीक है ना। अगर हम देखें, ये है आपका कन्वेंशनल के बाद पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की पहली स्टेज, और ओवरऑल देखें तो स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी सामाजिक संविदा कह लीजिए या नियम, सामाजिक संविदा एवं व्यक्तिगत राइट्स को क्या कहोगे, अधिकार। ठीक है, तो सामाजिक संविदा एवं व्यक्तिगत अधिकार क्या है ये, कि समाज में एक नियम बना रहना चाहिए, बात तो सही है, लेकिन समाज के नियम के लिए, नियम के बने रहने के साथ साथ आपके भी कुछ इंडिविजुअल राइट्स हैं, तो जरूरत पड़ने पे कुछ नियमों को तोड़ा जा सकता है,
अगर जरूरत पड़े तो। हम कहते हैं ना, वो झूठ जो किसी की जान बचाने के लिए बोला गया हो उसे झूठ नहीं कहते। वो आपने गाय वाली कहानी सुनी होगी बचपन में कि कोई व्यक्ति था जो उसकी जान लेना चाहता था, गाय के पीछे भाग रहा था, तो किसी ने देखा कि वो उधर गई है और उससे पूछा किधर गई है जी, तो उन्होंने बताया कि दूसरी साइड बता दी। मान लो वो लेफ्ट गई थी, जो एक गाय या भैंस या जो भी कोई भी पशु था, मान लेते हैं गाय की ये कहानी सुनी है हमने जनरली, और उसने व्यक्ति ने बता दिया कि वो तो राइट गई है, गई थी लेफ्ट। क्यों? क्योंकि उसको पता है यार ये बेकार में जान लेने के लिए पड़ा हुआ है इसके पीछे, तो क्या फायदा ऐसा सच बोल के जिससे जान चली जाए किसी की। तो जबकि कोई कहेगा नहीं सच बोलना चाहिए, सच ही है सब कुछ, जो कि होता भी है, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी समाज में नियम बने रहे ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्ति के भी अपने अधिकार हैं, है ना। वो सच जो किसी की, वो झूठ जो किसी की जान बचाने के लिए बोला गया है वो झूठ नहीं होता। इस तरह की बातें हमने सुनी है। यानी देयर आर कंडीशंस टू रूल्स, रूल्स फिक्स नहीं हो गए, रूल्स में कुछ कंडीशंस या लूप होल्स या जो भी हम कहते हैं कि निकल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सरकार ने कोई नियम बनाया, जैसे अगर हम किसान आंदोलन की ही बात करें तो सरकार ने नियम बनाया और लोगों को पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा हमारे भी तो राइट्स हैं। अब ठीक है वो अच्छा था बुरा था, हम इसको लेके पॉलिटिकल मुद्दे पे नहीं जाएंगे। एक टीचर का काम है चीजें समझ में आ जाएं एग्जाम्पल से, चाहे वो बॉलीवुड के एग्जाम्पल हो, पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल हो, जैसे भी हो, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहां तो नियम बनाए सरकार के द्वारा बनाए गए, मान लीजिए किसान बिल लाया गया और लोगों ने, किसानों ने व्हाटएवर बहुत बड़ी संख्या में उस चीज को अपोज किया, उन्हें लगा ये हमारे लिए ठीक नहीं है, या अभी हम शायद उतने तैयार नहीं है उस चीज के लिए। मेरे कुछ यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले दोस्तों के अलग अलग विचार हैं इन चीजों पे। तो फाइनली क्या हुआ, वापस हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स को लगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लॉज हैं, समझ में आता है, बट वो लॉज बने किसके लिए हैं? हमारे लिए, तो हमारे भी कुछ राइट्स हैं। तो इसलिए इसी लेवल पे जाके लोग धरना प्रदर्शन में जुटते हैं। अगर हम सिर्फ लॉज ही मानते रहते तो अंग्रेजों ने जो बना दिया था उस समय पे ना, हमारे जो भी उस समय के क्या कहेंगे हम, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो आते ही नहीं आगे, तो कभी वो चीज होता ही नहीं, कभी हम आजाद होते ही नहीं। ठीक, तो इंडिविजुअल के भी अपने राइट्स होते हैं। ये बात यहां जब ग्रुप में लोग मानने लगते हैं, जैसे आप रिश्वत ले रहे हैं, लॉ तो ब्रेक हो ही रहा है, आपने कहा नहीं चाहिए भाई, है ना, इंडिविजुअल राइट है, ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी। चलो, तो यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि मान लीजिए अगर आपको रेड लाइट जंप भी करनी पड़ रही है और आपको पता है किसी की जान बचानी है आपको, आप एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं, तो वो रेड लाइट आपको लग रहा है कि ये चीज करना यहां पे गलत नहीं है क्योंकि मेरे भी तो कुछ राइट्स हैं, जैसे हाइंस ने सोचा। बट अब आता है सिक्स्थ लेवल। सिक्स्थ लेवल क्या है? स्टेज 6, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक सिद्धांत कहते हैं हम इसको मॉरलिटी के, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत। कोई कह रहा था कल मॉरलिटी और एथिक्स का डिफरेंस बता दो, मेरे को याद आ गया ये एथिकल देख करके ना। जनरली यूपीएससी में जो एथिक्स विषय है वहां जब लोग पढ़ते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि एथिक्स और मॉरलिटी का डिफरेंस जनरली पूछ लेता है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, पिछले बैच में मैंने बताया भी था, बट कोई जरूरत नहीं है सच आपको जानने की, है ना, क्योंकि सीटेट में कोई मतलब नहीं है इस चीज का, पूछेगा नहीं। देखना एक बार, अगर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, क्योंकि कॉम्प्लिकेट उतना ही करना चाहिए चीजों को जितना समझ में आ जाए, तो अभी मैं बताऊंगी डोंट वरी। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये क्या है? यहां व्यक्ति खुद की मॉरलिटी बनाता है, उसके खुद के नियम है, उनका वो पालन करेगा। कैसे? और एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए अपनी जान देने तक को, अगर हम एग्जांपल लें नेल्सन मंडेला का, अगर हम एग्जांपल लें महात्मा गांधी का, अगर हम एग्जांपल लें भगत सिंह का, अगर हम एग्जांपल लें ऐसे और लोगों का जिन्होंने, या अब्राहम लिंकन से लेके, जिन्होंने बेसिकली दास प्रथा से लेके, या अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो अड़ गए ये लोग, अड़ गए। क्यों? अपनी जान भी दांव पे लगा दी। क्यों? ताकि बड़ी पॉपुलेशन का भला हो सके। आपका सही गलत आप चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी मॉरलिटी थी, ये हाईएस्ट लेवल है, हर कोई यहां तक नहीं पहुंचता। अगर कोई व्यक्ति कह देता है कि भाई मुझे रिश्वत नहीं लेनी, और या एक क्वेश्चन आता है, मैं अभी पहले से नहीं बताऊंगी आपको, तो ये 5th स्टेज हो गई, क्योंकि इंडिविजुअल अपने राइट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक बड़ी पॉपुलेशन की बात करते हैं कि आप बड़े ज्यादा लोगों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं, तो वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है।
ये है डिफरेंस। फोर्थ स्टेज तो सिंपल है, रूल्स फिक्स्ड है वहां। फिफ्थ में रूल्स फिक्स्ड नहीं है। फिफ्थ में कहा जा रहा है समाज के कुछ नियम है, ऑर्डर बना रहने चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल के भी राइट है। तो अगर जरूरत पड़ रही है और लॉज को ब्रेक करना पड़ रहा है तो सही चीज के लिए तो कर सकते हैं। ये फिफ्थ स्टेज पे इंडिविजुअल रियलाइज करता है कि मेरे भी कुछ राइट्स हैं। और सिक्स्थ पे वो कहेगा मेरी मॉरलिटी है राजा राम मोहन राय के सती प्रथा से लेके ये सारी चीजें, तो बिल्कुल उनको सिक्स लेवल पे कहेंगे। बिल्कुल। क्रिटिसिज्म यानी आलोचना क्या है इस थियोरी की, आलोचना क्या है इसकी, आलोचना पे एक क्वेश्चन आता ही है, फटाफट से देख लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। आलोचना यानी क्रिटिसिज्म क्या है इस थियोरी का। हर थियोरी का लगभग क्रिटिसिज्म होता ही है, किसी ना किसी बात पे क्रिटिसाइज किया ही गया है। हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसी ना किसी बात पे लगभग क्रिटिसाइज किया ही गया है हर एक थियोरी को, अगर हम देखेंगे तो, है ना। अब क्या है कहानी, देखते हैं फटाफट से। अगर हम देखें आलोचना की, जब हम बात करते हैं, हमने प्याजे में पढ़ा था कि उन्होंने सोसाइटी और कल्चर को उतना महत्व नहीं दिया जितना देना चाहिए, है ना। और क्या था, उन्होंने क्या कर दिया, प्री ऑपरेशनल स्टेज को कम महत्व दिया, लास्ट वाली को ज्यादा आंक लिया, है ना। कई बार अच्छा एनवायरनमेंट मिलने पे बच्चा पहले ही सीख जाता है, उन्होंने जिस स्टेज में कहा है उस स्टेज से पहले ही आ जाएंगी चीजें, है ना। तो ये सब क्रिटिसिज्म है प्याजे के, ठीक। लेकिन ऐसे ही वाइगोस्की का क्रिटिसिज्म क्या है कि उन्होंने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी हेरिडिटी को तो महत्व ही नहीं दिया बायोलॉजी को। जो वाइगोस्की हैं उन्होंने सोसाइटी और कल्चर का ही गाना गाते रहे, और जैविकता जो हमें हमारी हेरिडिटी से गुण मिल रहे हैं उसको तो महत्व दिया ही नहीं। तो ये हो गई किसकी, वाइगोस्की की बुराई। बुराई कह लो आप इसको आम शब्दों में, नहीं तो आलोचना कि इस पक्ष से तो सोचा ही नहीं। ठीक है जी। फिर क्या आता है, फिर आता है आपका नेक्स्ट क्या है, आलोचना कोहलबर्ग की हम पढ़ रहे हैं। क्या है इनकी थियरी को, एक तो जेंडर बायस कहा जाता है। तीन मुख्य आलोचनाएं हैं इनकी, है ना। सबसे पहले तीन मुख्य आलोचनाएं हैं, जिसमें से हम जो पहला पॉइंट उठाएंगे यहाँ पे वो है बायस्ड सैंपल्स, या मैं कहूं जेंडर बायस थियरी है ये, कि इन्होंने जितने भी सैंपल्स लिए, जितने भी लिंग पक्षपात हुआ है इस थियरी में, जितने भी फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव से, नारीवादी दृष्टिकोण से इसमें चीजों को नहीं देखा गया। सारे पुरुष ही थे जो सैंपल थे, जिन ग्रुप्स के साथ ये चर्चा करते थे कोहलबर्ग थियरी बनाने के लिए, उसमें महिलाओं का योगदान था ही नहीं, उनको शामिल ही नहीं किया गया। तो महिलाओं की मॉरलिटी पुरुषों से अलग हो सकती है, महिलाओं में केयर ज्यादा होती है ना। और भी कुछ इस तरह, पुरुष लॉजिक बेस्ड पे ज्यादा चलते हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं, इस तरह की बातें निकल के आती हैं इनकी थियोरी में, जिसलिए इनको जेंडर बायस या लिंग पक्षपातिक थियोरी कहा गया। और ये किसने कहा है, इन्हीं की स्टूडेंट थी कैरल गिलिगन, इन्हीं की स्टूडेंट थी कैरल गिलिगन, थी क्या है अभी भी, जो कि एक महिला है। इन्होंने इसको फेमिनिज्म या फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू या फिर नारीवादी दृष्टिकोण से जेंडर बायस थियरी कहा, कि इसमें सारे सैंपल सिर्फ मेल ही थे, पुरुष ही थे, फीमेल्स का पर्सपेक्टिव जाना ही नहीं गया। फिर एक बात आती है नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स, जो वाइगोस्की के लिए भी था क्रिटिसिज्म, कि ये आपने कैसे मान लिया कि हर एक संस्कृति में ये बात लागू होगी, ये थियरीज लागू होंगी जो कि फिक्स हैं। भाई स्टेजेस तो हर एक संस्कृति के लिए, हर एक कल्चर के लिए, चाहे आप यूरोप में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, अफ्रीका में रहते हो, एशिया में रहते हो, कहीं भी रहते होंगे, कोहलबर्ग की थियरी फिक्स है। स्टेजेस वाली थियरी फिक्स रहती है, इनवेरिएबल होती है, फिक्स्ड होती है स्टेजेस। तो लेकिन इन्होंने कहा कि हर कल्चर में ये बात लागू हो जाए जरूरी नहीं है। कैसे, भारत में माँ बाप के बूढ़ा होने पे जनरली उनको नहीं छोड़ के आया जाता, कहां पे, जो हम कहते हैं ओल्ड एज होम्स, है ना। अब कई लोग कहेंगे कि नहीं ओल्ड एज होम्स तो इंडिया में भी हैं, लेकिन हमारा वो कल्चर नहीं है। तो और गांव में अगर आप देखेंगे तो रेयर ही ऐसा होगा कि माँ बाप को कोई ओल्ड एज होम छोड़ के आ रहा है, रेयर में भी आपको नहीं मिलेगा एग्जाम्पल ढूंढने से भी, चाहे उनकी सेवा ठीक से हो रही हो नहीं हो रही हो वो एक अलग कहानी है। बट ये हमारा कल्चर है कि मजबूरन ही सही, समाज की शर्म में ही सही, कुछ चीजें हम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जो चीजें सही हैं वो कहीं और गलत हो सकती हैं, कहीं और जो चीजें गलत हैं वो हमारे यहाँ सही हो सकती हैं। तो ये कल्चर की कहानी है मॉरलिटी, कि सही और गलत हम अलग अलग जगह पे अलग अलग मान लेते हैं। प्रिंसी अभी बताऊंगी। तो एक तो ये हर कल्चर में अप्लाई होती है, ये कहना गलत है, ऐसा लोगों ने कहा इनकी आलोचना करते हुए, है ना, इनको क्रिटिसाइज करते हुए। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, इनकी बुराई करते हुए, अगर मैं आम भाषा में कहूं क्रिटिसिज्म को, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। एक और चीज है कि परिकल्पनात्मक परिस्थितियां हैं, यानी बच्चों को, ये जो सैंपल्स थे 17-18 साल तक के, इनको
जितने भी सब लोग थे इसमें ग्रुप्स में जिन पे चर्चा डिस्कशन होकर के ये थियरी बनाई गई, वो लोग हाइपोथेटिकली बात कर रहे थे कि आपको कहा गया अगर आपको अपने पति और अपने पिता को बचाना पड़े तो किसे बचाओगे, तो आपने कह दिया मैं अपने पिता को बचाऊंगी। सिचुएशन जब सच में आई, आपने पति को बचा लिया। तो हमें नहीं पता, लोग जैसे ये वैसा ही है जैसे मॉक इंटरव्यूज होते हैं यूपीएससी के लिए या केंद्रीय विद्यालय के लिए। तो आपने पूछा किसी को कि बच्चे को डांटोगे किसी बात पे, आपने कहा नहीं डांटना मारना तो नहीं चाहिए, हमने तो पेडागोजी में बहुत पढ़ा है। ऐसे थोड़ी हिमांशी सिंह से पेडागोजी पढ़ी है। सिचुएशन आई, आपने तोड़ दिया बच्चे को, मतलब जो पॉसिबल ही नहीं आजकल, पॉसिबल मतलब लीगल नहीं है। तो ये क्या है, आपने हाइपोथेटिकली, जब आप इमेजिनेशन में आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो आप कुछ और जवाब दे सकते हैं, जब रियलिटी में कोई बात होगी तो कुछ और जवाब दिया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति जो यूपीएससी का इंटरव्यू देते हुए ये कहे नहीं दहेज तो हम कभी नहीं लेंगे, दहेज तो अपना आप में बड़ी खराब बात है, और वही व्यक्ति जब सिचुएशन आए तो 10-20 करोड़ का दहेज ले ले, अगर अच्छी पोस्ट ऊपर वाली मिल गई है, आईएएस आईपीएस टाइप की। आईएएस तक तो रेट यही चलता है ना, ये हमारे समाज की एक सच्चाई है, सब लोग ऐसे नहीं है, बट ये स्थिति है, ठीक है ना। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई, ये हो गया क्रिटिसिज्म इस थियरी का, कि आलोचना है कि लोग इमेजिनेशन में जब उनको कहा जाएगा तो कुछ भी कह देंगे, है ना। अरे हम दहेज थोड़ी लेते हैं, गिफ्ट लेते हैं, फिर तो हम सिचुएशन आ जाए तो कितना भी मिल जाए, ठीक। तो ये क्या है, कोई कह रहा है मैम पिता को बचा के पति के साथ डूब के मर जाएगी, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। रियलिटी में जब चीजें होती हैं तो कई बार डिफरेंट होती हैं, इमेजिनेशन में जो जवाब आप दे रहे होते हैं, हर किसी के बस का नहीं है खड़े होना अपनी वैल्यूज पे, ये बात बिल्कुल है श्रुति, दोगलापन है इस मामले में, बहुत सारी चीजों में है, ह्यूमंस ऐसे ही हैं, है ना। और फिर हम उस व्यक्ति को मानते भी हैं जो खड़ा हो पाए अपने सोच के लिए व्यक्ति, ठीक। 80% दहेज लेते हैं प्रिया कह रही हैं, अब देखो परसेंटेज निकालना तो गलत है, बट हाँ आई नो ऑफ इट, ये लोग हैं जो गिफ्ट की आड़ में, हम तो उसको दहेज ही कहेंगे, है ना या दहेज की आड़ में गिफ्ट लेते हैं। खैर छोड़ो, आते हैं इधर। और तो ये है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इतनी बात क्लियर है। तो ये 3 चीजें कि हर कल्चर पे ये सारी स्टेजेस लागू होंगी, ये कहना गलत था, लेकिन उन्होंने उनकी थियरी के अनुसार उन्होंने ये कहा है हर एक कल्चर पे लागू होंगी, है ना। अलग अलग स्टेज थोड़ी दी है, इंडिया के लिए अलग, सबके लिए अलग। दूसरा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है, इमेजिनरी सिचुएशंस हैं, लोग रियलिटी या वास्तव में जब सिचुएशन आएगी, परिस्थिति आएगी, कुछ और कर सकते हैं। बायस्ड सैंपल्स हैं, यानी कि ऐसे सैंपल्स हैं जो सिर्फ मेल्स को ही शामिल किया गया, फीमेल्स को शामिल नहीं किया गया शुभम कह रहे हैं आप इसलिए शादी नहीं करती हैं, लेट्स लर्न दहेज में ना मांग ले। नहीं, मुझे सच कोई डर नहीं है ना। मैं ऑफ कोर्स व्हाई वुड आई मैरी समबडी हु इज इन दैट लालच, है ना। और दिमाग हो इंसान में तो क्या ही मिलेगा दहेज में, अच्छा खासा कमाती हूँ यार, है चाहे कोई भी हो, तो उसका क्या फायदा है, मतलब वो तो समझदार आदमी निशानी नहीं है। देख रहे हो, ये आयरनी है कि हमें इस तरह की बातें भी करनी पड़ रही हैं, ये अपने आप में खून खोलना चाहिए अंदर से इन बातों से, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये एक आईना है हमारे समाज का। सब लोग वैसे नहीं है, कुछ लोग बदल रहे हैं समय के साथ, ठीक है ना मतलब आई नो ऑफ पीपल जो इन चीजों के खिलाफ हैं, 1-2 लोग तो हैं ही एटलीस्ट, 1-2 क्या कई लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, तो जो अपने जीवन में भी अच्छा कर रहे हैं और जो उस पोजीशन में हैं कि वो चाहें तो काफी कुछ ये समाज के आड़ में ले सकते हैं, बट उस तरह का काम उन्होंने नहीं किया है। आई नो पीपल, बट बहुत रेयर लोग हैं। खैर आपके जीजू ने कितने लिए गिफ्ट कितना गिफ्ट लिया है देखिए सबकी परिभाषा है, मैं इस बात में मेटा लेवल पे विचार करती हूँ, और अगर समाज की दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने मतलब क्या ही लिया होगा, लेकिन इस पे चर्चा हम ना ही करें तो अच्छा है हाँ एग्जैक्टली दीप्ति बता रहे हैं किसी की कहानी कि दहेज ने पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी, पहले बोला नहीं लेंगे और शादी के बाद पूरा जला दिया। इस तरह के केसेस कितने हमें मिलते हैं, है ना। दहेज वाली तो पर्सनल रिवॉर्ड हो गया मैम, पर्सनल रिवॉर्ड नहीं है वो एक तरफा है कहीं ना कहीं से देखा जाए तो। चलो खैर, इस अब दहेज नहीं बनाएंगे, आज का मुद्दा है कोहल वर्ग, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर उसके बाद आएंगे इस तरह की बातों पे। कोई कह रहा है करनी तो पड़ेगी, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, पड़ेगी वाली स्थिति में मैं नहीं हूँ, और मैंने काम किया उस चीज के लिए, और मैं उतना प्रेशर लेती नहीं हूँ लोगों का, इस बात में तो कोई नहीं करा पाएगा देखो, क्योंकि करनी पड़ेगी, करनी होती है, ये मेरे सही रीजंस नहीं, आई डोंट फाइंड दीज रीजंस टू बी इनफ कि
करनी चाहिए, करनी होती है, करनी ही पड़ेगी इसलिए कर लो, है ना? तो ये सही रीजंस नहीं है टू बी विद समबडी। कह रहे हैं मैम मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जॉब करोगे तब भी, फिर भी मांगते हैं। अरे राहुल कुमार, समझे नहीं हो, गणित समझाएंगे आपको, कभी आइएगा। अब बिना दहेज की शादी होती है? नहीं यार, ये अब कुछ लोग हैं जो करते हैं, जो पहले भी करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये समाज में यही हो रहा है, अब बस सटल वे में हो रही हैं चीजें, है ना? विशाखा मोदक दिल पे ले गई हैं। देखिएगा, चलो इस पर कभी और चर्चा करेंगे यार। मेरी दीदी की शादी के पीछे मत पड़ो, मेरी शादी के पीछे पड़ना, वहां आप सवाल पूछना। देखो एक बार, अगर हम बात करें, क्वेश्चन कर लेते हैं और समझते हैं कहानी। देखो, इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ? यानी कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता की के इर्द गिर्द घूमता है? रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ, लॉ के अराउंड, हेटेरोनॉमस, ऑटोनॉमस, प्री कन्वेंशनल या कन्वेंशनल? फटाफट से बताओ। हाइंज ने सही किया या गलत? बताइए फटाफट से। कोई कह रहा फेवरेट टॉपिक है, कोई कह रहा करना जरूरी है क्या? नहीं प्रतिमा, हाँ देखो कितने सारे लोग हैं जो अपने आप ही बता रहे हैं। यहाँ दीपू भी कह रही हैं, ममता कह रही है हमारे यहाँ ओपन में दहेज लेते हैं। गोल्डन को कहो पढ़ लो पहले। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ इधर, आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। हाँ सही किया मैम। अरे थियरी हो गई है, अब हम इधर उधर की बातें भी थोड़ी बहुत कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के इर्द गिर्द तो कन्वेंशनल लेवल पे एथिक्स ऑफ लॉ, नियम कायदे कानून, लॉ एंड ऑर्डर, ओरिएंटेशन, ठीक, पारंपरिक नैतिकता के नियम कायदे कानून समाज में इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ठीक है जी, क्या बात है देखना एक बार। अगर हम बात करें असर्शन की और रीजन की, in Lawrence Kohlberg's moral development theory, children move from understanding consequences of acts to determine whether they are good or bad to understanding that rules and laws are flexible and can be changed. लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में जब बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं, यानी कि वो किस स्टेज पे हैं कि उनको ये समझ आ गया है कि जो कॉन्सिक्वेंस है किसी एक एक्ट का, दे आर गुड और बैड टू अंडरस्टैंडिंग दैट रूल्स एंड लॉज आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज। नियमों में बदलाव संभव है। अगर नियम लोगों के लिए बने हुए हैं, लोग नियमों के लिए थोड़ी बने, तो जहां जरूरत हो वहां पे नियम बदले जा सकते हैं, फ्लेक्सिबल होने चाहिए नियम। बहुत बढ़िया। आंचल क्या नहीं, हमारे यहाँ तो जो कपड़े पहने होते हैं उसी में शादी हो जाती है। बहुत बढ़िया जी, पूरी देखी मैंने दीदी की शादी यूट्यूब पे, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी माशाल्लाह, धन्यवाद शुक्र, बहुत ही बढ़िया। फटाफट से जवाब देंगे। रीनू देखो, सबने रेट बता दिए हैं अलग अलग स्टेट के। देखिए फटाफट से बताओ। कोई कह रहा है केवीएस में सिलेक्शन होते ही 1 करोड़ दहेज कंफर्म है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन दे रहा है 1 करोड़ दहेज केवीएस में? है वेस्ट बंगाल में 10 लाख से स्टार्ट। देखो एक बार, अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सी स्टेज है ये बता दो, इधर उधर की बातें करवा लो आपसे, हैं? गाड़ी गहने पता नहीं, बहुत कंपटीशन है। मुकेश कह रहे हैं बहुत दहेज लेते और देते हैं, और परंपराओं के नाम पे लोगों ने, देखना एक बार,
लॉरेंस कोहलबर्ग argues that moral development occurs progressively in stages. लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है, यानी प्रोग्रेसिवली ही होगा। कोई भी काम स्टेज में अगर हो रहा है, जैसे पियाजे की थ्योरी भी है, पहले स्टेज में इतनी समझ, फिर इतनी, तो वो बढ़ती जाएगी स्टेज वाइज। ये बात एकदम सही है कि हम इस बात से कि जो लॉज हैं उनका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, सही है कि गलत है, हम इस बात पे चले जाते हैं कि लॉज फ्लेक्सिबल है, हमारे लिए ही बने हैं, और ये चीज इसलिए होती है क्योंकि स्टेजेस के हिसाब से प्रोग्रेसिव होते जाते हैं हम। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ये बात क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार कर लो फिर। देखो एक बार, देखो सिक्स्थ स्टेज में आप एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए, ज्यादा लोगों के लिए एक व्यक्ति भी खड़ा हो जाएगा अगर उसे कोई चीज गलत लग रही है तो, उसकी मॉरलिटी के हिसाब से। फिफ्थ स्टेज में बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और वो भी ये मानते हैं कि नियम लोगों के लिए ही बने हैं, उनको चेंज किया जाना चाहिए अगर, और इंडिविजुअल के भी कुछ राइट्स हैं। दहेज किसी को नहीं देना चाहिए नीलम, चाहे गर्ल्स के पास जॉब हो चाहे नहीं हो। आप कह रहे हैं कि अच्छी जॉब हो तो उनको भी दहेज देना चाहिए, और आपको इंतजार करना चाहिए, ढूंढना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसकी सोच आपकी सोच से मैच करती हो। अदरवाइज तो कुछ नहीं बदल रहा, लोग जॉब करके अच्छी खासी पोजीशन पे होके भी यही सब कर रहे हैं, है ना? और ना बदलेगा कभी अगर कोई बदलना नहीं चाहेगा तो। मैं ये बात सिर्फ यही नहीं कह रही हूँ, जब मुझे जरूरत लगी मैंने घर में भी कही। और एक चीज होती है कि मतलब आई माई सेल्फ गिफ्टेड माई सिस्टर अ बिग थिंग, तो वो एक डिफरेंट चीज है मेरी नजर में एटलीस्ट, बट अलग कहानी है। हाँ देखो, कह रहे हैं जैसे हमारे यहाँ घर में फर्नीचर लेते हैं, अब आपको बर्तन, बिस्तर, फर्नीचर, ये सब देना है। हाँ, देखिएगा, और परंपराएं बहुत आसानी से निभाई जा सकती हैं, ऐसा नहीं है मैं ये कह रही हूँ कि परंपराओं के खिलाफ चली गई हूँ मैं, कि आप परंपराएं मत निभाइए, है ना? आप करिए खूब तमाशे से शादी, दोनों तरफ से लगाइए पैसा, है ना? आप करिए जो भी आपको करना है, मतलब अगर मैं कहूँ कि, मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, हाँ ठीक है, आप बिल्कुल मत लीजिए कुछ लेन देन दहेज, वो शादी भी मिलके कर लीजिए। फिर आप जो लड़की का हिस्सा है जो गवर्नमेंट दे रही है प्रॉपर्टी में लॉज के अनुसार, उसमें फिर आप बाद में लीजिए उस चीज को, इंतजार कीजिए जब माँ बाप नहीं रहेंगे तब तक। बट सबको जल्दी है ना? आज 50 लाख मिल जाए कल के 2 करोड़ से, और अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने लगे तो समाज कहेगा हाय रे इन्होंने तो हिस्सा ले लिया। तो ये सब चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं ये चीजें, इतनी आसान नहीं होती जितना हम मजाक में कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। ज्वेलरी की डिमांड करते हैं ऑल, हाँ कार फर्नीचर फलाना ढिमकाना, क्यों? चकला बेलन, एग्जैक्टली, रचना देखो, बिल्कुल सही जवाब है। इन बातों पे अंदर से और खून खौलता है। आपने क्या गिफ्ट दिया? अरे रहने दो यार बस, देखो एक बार, चलिए खैर आते हैं समझते हैं। हाँ मीनाक्षी, ये भी एक तरह की सोच है। फटाफट से 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन करेंगे टोटल, टेंशन ना लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग? निम्नलिखित में से कौन लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का एक चरण है? नैतिक विकास का चरण: सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, लेटेंसी स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी इस बार भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये मत सोचना ये आसान क्वेश्चन आएगा नहीं, ये एरिक्सन ने दिया है, ठीक है ना? आपको पता है ओरिएंटेशन जरूर यूज होता है कोलबर्ग की पूरी थियोरी में, तो ये है नैतिक विकास, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ठीक है? फिर अगर हम बात करते हैं लेटेंसी स्टेज की, ये दिया है फ्रॉइड ने, ठीक। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पियाजे ने दिया है, जिसको मूर्त औपचारिक अवस्था हम कहते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जो कि 4th स्टेज है, ठीक है जी। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, समझते हैं कहानी क्या है। दीप्ति टेक एक्शन। बहुत बड़े भागेश्वरी,
बहुत बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ के। अलका कह रही है सिस्टर की मैरिज में सारा सामान दिया, सिलेंडर देना भूल गए, तो उनके इन-लॉज कहते हैं तभी से। तो टाइम लेना निकिता भाई, इसीलिए कामयाब हो जाओ, ये लड़ाइयाँ आसान नहीं होती, है ना। अगर सेम थॉट प्रोसेस के लोग मिल जाएं तो इजी हो जाती है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। हाँ शिवांगी, देखिएगा जवाब दीजिएगा फटाफट से। देखो सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, देखना समझते हैं कहानी क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग, अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड फॉल? योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट। यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में ये बच्चा इसलिए कोई काम करेगा क्योंकि उसे कहा जा रहा है कि तुम्हारे माँ बाप तुम पे गौरव महसूस करेंगे, प्राउड महसूस करेंगे यदि तुम क्या करते हो, अच्छे नंबर लाते हो, या तुम क्या होते हो, ऑनेस्ट होते हो, ईमानदार होते हो। अगर तुम सच बोलते हो तो माँ बाप प्राउड, गौरवान्वित महसूस करेंगे कि वाह यार हमारा बच्चा सही इंसान बन गया, और ये बड़ी बात है अपने आप में, ठीक बात है ना। तो इसमें क्या होगा, ये गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है कि आप अच्छा लड़का अच्छी लड़की प्रेज के लिए कोई काम कर रहे हो। थर्ड है ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, और बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे। देखना एक दिन माँ बाप कितने खुश होंगे अगर आपका सिलेक्शन होगा, जो कि वो होंगे ऑफकोर्स, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लेकिन ये मॉरलिटी कौन सा स्तर है, ये मॉरलिटी का गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है, और आपको मॉरलिटी के 6th स्टेज तक पहुंचना है अगर जीवन में सच में प्रोग्रेस करनी है। और 6th स्टेज बहुत भयंकर होती है, आपका चैन, नींद, सुख सब चला जाता है, क्योंकि वहां आपको सही और गलत के ऐसे पैमाने खुलते हैं दिमाग में, आपके ऐसी पिक्चर बनती है जो आसान नहीं होती, जिसको जीना आसान नहीं होता। क्योंकि अगेन जैसी बात हम कर रहे थे, ठीक है जी, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर तो 4th स्टेज है। यहाँ पे बात हो रही है ऑनेस्ट होगे तो माँ बाप क्या करेंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है 4th स्टेज, है ना। फिर अगर हम बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इसके साथ अगर इंडिविजुअल राइट्स लिखा हो तो 5th हो जाएगी। पनिशमेंट ये पहली वाली, गुड बॉय नाइस गर्ल 3rd स्टेज, यही इसका जवाब है। लॉ एंड ऑर्डर 4th स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है और लॉ एंड ऑर्डर अलग लिखा है, इसका मतलब सोशल ऑर्डर फिर 5th वाली। मैंने कहा था ना इंडिविजुअल राइट्स लिखा हो साथ में, इंडिविजुअल राइट्स बेशक ना लिखा, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट कई बार 4th को भी कह देते हैं और 5th को भी, लेकिन इंडिविजुअल राइट्स ऐड हो जाए तो समझ जाना बात बन गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, फटाफट से बताना। एग्जैक्टली, हाइंस डिलेमा नाम रख लिया आपने। हिना काजमी कह रहे हैं कुछ लोग डाउरी डायरेक्टली नहीं लेते, आफ्टर मैरिज कोऑपरेशन के नाम पर लेते रहते हैं, टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट है कि आपकी बेटी को रख रहे हैं हम। देखना एक बार, देखो एक बार, मजा आता है यार, है ना। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार। कोहलबर्ग ने क्या दिया है, दी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए हैं, फिजिकल डेवलपमेंट के चरण दिए हैं, इमोशनल डेवलपमेंट के चरण दिए हैं, या मॉरल डेवलपमेंट के चरण दिए हैं, फटाफट से बताइए। तो कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के चरण दिए हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। नैतिक विकास का सिद्धांत या चरण जो है, यानी स्टेजेस हैं 6 और लेवल हैं 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मॉरल डिसीजन। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर पे प्री कन्वेंशनल लेवल की बात हो रही है, तो एक व्यक्ति किस चीज को ध्यान में रखते हुए मॉरल डिसीजन लेगा। पहला ऑप्शन है पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स, यानी व्यक्तिगत जरूरतें और इच्छाओं के आधार पे, इंडिविजुअल वैल्यूज के नाम पे। इंडिविजुअल वैल्यूज तो दूर दूर तक नहीं होती यहाँ पे। फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फैमिली से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक्सटर्नल होती है मॉरल एक्सपेक्टेशन से नहीं, पनिशमेंट से बचने के लिए। पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, उसका सही और गलत इस बात पर निर्धारित होगा सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, जितनी ज्यादा सजा उतना बुरा काम, सिंपल बात। जबकि हो सकता है कई बार गलत एक सही व्यक्ति को सजा मिल जाए, ऐसा होता है ना हमारे लॉ में, कई बार इस तरह की चीजें हो जाती हैं। एक गलत व्यक्ति भी अगर उसके खिलाफ सबूत नहीं है वो छूट जाएगा, तो ऐसा थोड़ी उसको सजा नहीं मिली तो वो निर्दोष हो गया। पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स वो 2nd स्टेज है, आती इसी में ही है। लेकिन इस पहले लेवल पे व्यक्ति इस बात पे ध्यान देता है कि पनिशमेंट कितनी इन्वॉल्व है, उस हिसाब से कोई चीज
सही या गलत होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके कि आप इतने एनर्जेटिक हैं। मैं इधर उधर कई बार हम अब क्या करें, सब्जेक्ट ही ऐसा है, एक तो समाज को पढ़ रहे हैं और समाज की बातें ना करें तो ज्यादा थियोरेटिकल फिर वैसा हो जाएगा। थियोरी तो ये है ही, प्रैक्टिकल कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है ना। ऑप्शन ए मैंने आपको बताया, देखो पूछा क्या है यहाँ पे, ये हमें देखना है। अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग्स थियरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मॉरल डिसीजन? पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स, या फिर पर्सनल नीड्स एंड डिजायर है व्यक्तिगत जरूरतें और इच्छाएं। ये इन्होंने टिट फॉर टैट भी एग्जैक्टली नहीं लिखा है ना। और यहां पे बेशक इसमें दो लेवल होते हैं कि पनिशमेंट और टिट फॉर टैट वाला लेवल, लेकिन जो ये पूरा स्टेज है इसमें आपकी मॉरलिटी इस बात पे ही निर्धारित करती है कि क्या मिले, मतलब पनिशमेंट कितनी मिलेगी उतना ही खराब है वो चीज। ठीक है जी। हाँ देखो, जैसे कोई कह रहे हैं एक आदमी को 40 साल बाद बेकसूर साबित किया गया, न्यूज में देखा था। एग्जैक्टली तो ये पनिशमेंट कितनी इन्वॉल्व है उस हिसाब से सही गलत निर्धारित होता है प्री कन्वेंशनल लेवल पे, व्यक्तिगत जरूरतें और इच्छाओं के आधार पर नहीं कि मेरी नीड्स क्या हैं। वो टिट फॉर टैट फिर डिफरेंट हो जाएगा। और अगर टिट फॉर टैट लिखा भी होता तब भी इसी के साथ जाते, क्योंकि दोनों ऑप्शन है तो, और दोनों में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है यहाँ पे पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व की होती है, उसी के हिसाब से बच्चा सही और गलत निर्धारित करता है इस स्टेज में। क्वेश्चन देखिएगा, इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन द ट्रू सेंस? एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन द ट्रू सेंस यानी व्यक्ति में कौन से स्तर पे सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। उसका अपना कोई सही गलत नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप उसको खाना दे दो टाइम पे, उसको नहीं पड़ रहा क्या सही है क्या गलत है। जैसे आप में से कई लोग होंगे यार ये क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हो, मत करो ना, थियरी पढ़ा दो नंबर आ जाए, ऐसे नहीं आते। अगर थियरी समझ में आ गया तो आप चर्चा भी कर पाएंगे उस पर। आप अच्छा पढ़ाते हो सीडीपी, अब समझ में आने लगी है पहली बार, बहुत बढ़िया शारदा। बस आपको नोट से देना इस हफ्ते मुझे कुछ भी करके, ये मेरा टारगेट है। देखना एक बार, फटाफट से जवाब दो फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखना एक बार, सी बी डी सब अपनी मर्जी से जवाब दे रहे हैं। एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी होता है लेवल 1 पे। जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं सही दे रहे हैं। स्तर 1 पे जीरो मॉरलिटी है, कोई मॉरलिटी सही और गलत अपना कुछ होता ही नहीं है बच्चे का। उसको तो पनिशमेंट से बचा लो और उसका क्या फायदा है उस बेसिस पे वो बात करेगा, और उसके फायदे में सही गलत कुछ नहीं है। सही गलत तो वहां पे निर्धारित पनिशमेंट के ही इन्वॉल्वमेंट से होता है। तो लेवल 1 हो गया ये। 6th स्टेज है। 6th स्टेज क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, और सेकंड लेवल पे आपकी सोसाइटी तय करती है सही और गलत को, थर्ड में सेल्फ तय करता है। और थर्ड लेवल, सेकंड पे सोसाइटी के अनुसार समाज के लिए जो गलत है वो गलत है, और फर्स्ट में एब्सेंस है मॉरलिटी की, शून्य है मॉरलिटी, खुद की मॉरलिटी 0 है। तो ये है तीनों लेवल की कहानी। ठीक। और अगर हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, आर टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय, यानी नैतिक मूल्यों को कैसे पैदा करे टीचर बच्चों में, कैसे पैदा करे, यही करके जो मैं और आप कर रहे हैं। जो ये दहेज पे चर्चा चल रही है, अगर आप ट्रू सेंस में कभी भी जुड़ पाए होंगे चीजों से, तो मुझे नहीं लगता, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि जो ठीक से पेडागॉजी पढ़ ले उसका मन करेगा ये काम करने का। देखना एक बार, क्योंकि कुछ लाख से जीवन नहीं चलता, आत्मसम्मान चला जाता है व्यक्ति का। देखना एक बार, जवाब दीजिए फटाफट से। बी 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 बी। चलिए देखते हैं भाई, टीचर्स, क्योंकि मॉरल वैल्यूज बहुत जरूरी है। आप क्या करोगे, अभी हम बात कर रहे थे ना, आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया, आप टॉप 100 में आ गए, आप एक आईएएस भी बन गए, और आप में अगर मॉरल वैल्यूज नहीं है ठीक से, क्या होगा फिर, खतरा है आप समाज के लिए फिर। तो टीचर्स, और सबसे बड़ा रोल नेशन को बिल्ड करने में टीचर्स का ही है, फैमिली का तो ऑफकोर्स होता ही है। तो टीचर्स कैसे मॉरल वैल्यूज, सही और गलत, नैतिक मूल्य, तभी तो हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं नैतिक शिक्षा, है ना। टीचर ही है जो जात पात की बात करता है, टीचर ही है जो बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं, टीचर ही है जो कई चीजें कर रहे हैं, तो वो फिर टीचर ही है जो 2 मिनट में झूठ बोल दे रहे हैं। तो ये क्या है, नैतिक मूल्यों की कमी है। तो मॉरल वैल्यूज को कैसे इनकलकेट किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए टीचर्स के द्वारा, ये पूछा है।
गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव, यानी सही सही इंस्ट्रक्शन दे दो, सख्त निर्देश दे दो कि कैसे व्यवहार करना है, हाउ टू बिहेव। क्या आपको लगता है हाउ टू बिहेव का इंस्ट्रक्शन नहीं है? क्या दहेज के खिलाफ केसेस नहीं होते? फिर भी ले रहे हैं ना लोग, तो रूल्स तो बने हुए हैं। तो हाउ टू बिहेव से तो काम नहीं चल रहा, मॉरल वैल्यूज अंदर से होनी चाहिए। इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज, नैतिक मुद्दों पे चर्चा में शामिल करो उनको, जो हम कर रहे थे अभी, जो कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, उनको लगा होगा यार क्या जरूरत है, छोड़ो ना शादी का मुद्दा। भाई समाज में कोई काम करे ना करे इस देश में, हालत यही है शादी सब करने को तैयार है। कुछ भी रोटी वो अपनी खा पा रहा हो नहीं खा पा रहा हो, शादी सबको करनी है। ठीक, तो ये क्या है, बड़ा मुद्दा है। इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करने से क्या होगा, मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होंगी जब आप अपना दिमाग चलाएंगे, चर्चाओं में शामिल होंगे। कोई कह रहा है डाउरी इज बायस टॉपिक, अरे नहीं यार, और इससे बड़ा कोई और टॉपिक ऐसा हो नहीं सकता ना जिससे हर कोई रिलेट कर जाए। हमने यहाँ पे ऐसा नहीं है कि और चीजें नहीं, जो हमने एसिड अटैक विक्टिम वाला एग्जांपल लिया है ना, लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ, या बेस्ड कह रहे हो मुझे पता नहीं, यहाँ पे कमेंट में स्पेलिंग गलत हो सकती है। लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के स्पष्ट नियम रख दो। तो क्या नहीं है स्पष्ट नियम कि ये काम नहीं किया जाना चाहिए, है ना, रेड लाइट नहीं जंप की जानी चाहिए, बट कर रहे हैं लोग। गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग्स, धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना। भाई धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना, तो अब इतने सारे बच्चे हैं, सारे धर्म के ग्रंथ थोड़ी लाके स्कूल में पढ़ा दोगे एक साथ। और महत्व तो देने से ही सिर्फ काम चल जाए, सिर्फ महत्व देने से काम नहीं चलेगा, चर्चा से काम चलेगा। हाँ, कोई कह रहा है हाँ, जैसे एक केस में आया था कि पति ने मेहनत करके पढ़ाया और डीएम बनाया और फिर पत्नी ने छोड़ दिया। साक्षी, एक केस के बेस पे या ऐसे बहुत कम केसेस के बेस पे हम जो जनरली हो रहा है समाज में उसको इग्नोर कर देते हैं। और ऐसे लोग हैं भी धब्बाब, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अगर कोई भी गलत कर रहा है, ऐसा थोड़ी है दहेज में सिर्फ पुरुष ही शामिल हो रहे हैं कि वही ले रहे हैं दहेज। लड़कियों को खुद मजा आता है ये करने में, है ना, जितना दहेज उतनी इज्जत ससुराल में। अभी आप में से कोई बोल भी रहा था किसी बात पे कि ठीक से रखते हैं लड़की को एंड ऑल, है ना, तो ये इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। इसको ऐसे मत लेना कि मैं मेल और फीमेल के खिलाफ हूं, ये एज अ सोसाइटी हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, एग्जैक्टली मुकेश कह रहे हैं मैं हाउस वाइफ हूं और देखती हूँ दहेज का बर्डन और गरीब पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है। आप तो क्या कर रहे हैं, आप जो मिडिल क्लास है या नॉर्मल जिनके पास कुछ संपत्ति है थोड़ी बहुत, वो उनको भी दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है एक साथ इतना पैसा जुटाने में, बट उनको पता है यार कल को चलो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, तो एक काम करो दहेज लेके लेना देना निपटा लो। बट वो व्यक्ति जिसके पास कुछ है ही नहीं, अब हर किसी के लिए खराब है वैसे ये चीज। चलो खैर, आते हैं समझते हैं। आप किसी भी टॉपिक को लाइफ से जोड़ के पढ़ा देते हो, मजा आ जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। टेट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, रीनू कह रहे हैं WB टेट के लिए बोला था, बहुत बढ़िया जी। कोई कह रहा है, मीनाक्षी कह रही है मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद मुझे छोड़ मत देना। बताओ एक एग्जाम्पल नहीं, कितना वो बोलते हैं ना, पूरी तालाब खराब हो जाता है। हालांकि हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि अंदर की कहानी क्या होती है दो लोगों के बीच, वही जानते हैं, बट सही बात है। और ऐसा नहीं है यार, हमारे यहाँ टीचर्स हैं जिनकी जॉब लगी है शादी के बाद, बच्चों के बाद, उन्होंने नहीं छोड़ा अपने पतियों को, ऐसा नहीं है, सरकारी नौकरी कर रही हैं आज भी और खुश हैं, तो ऐसा नहीं है, सब नहीं करते हैं ये चीज। ठीक है ना, अदिति सोच का खेल भी है काफी हद तक। ठीक, तो आपको बच्चों को या अपने लर्नर्स को क्या करना पड़ेगा, डिस्कशंस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मॉरल इश्यूज पे, नैतिक मुद्दों पे, कि ये सही है कि गलत है। समझ पा रहे हो बात को? व्हाट इज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग्स थियरी? तो क्योंकि जब वो इन्वॉल्व होंगे तो दिमाग लगाएंगे ना, अपना भी एक पक्ष रखेंगे। मैं और आप सामने होते तो इन मुद्दों पे बहुत अच्छी चर्चा हो पाती है। हम ऑफलाइन में करेंगे ये चीज इस साल। व्हाट इज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग्स थियरी? कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट चरण नहीं दिए, स्पष्ट दिए तो हुए हैं, 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल्स हैं, और कितना स्पष्ट देंगे। कोलबर्ग प्रपोज्ड अ थियरी विदाउट एनी एम्पेरिकल बेसिस। एम्पेरिकल बेसिस होता है कोई अनुभवजन्य आधार ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, नहीं, उन्होंने लोगों को शामिल किया और तब थियरी बनाई। हाँ क्लियर है। हाँ, कंचन देव कह रही है मेरे हस्बैंड ने खुद मना किया शादी के टाइम पे दहेज लेने से। ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, घर वाले बहुत नाराज हुए थे। अब कुछ लोगों को तो इसलिए भी कुछ नहीं करना क्योंकि सही है जो चल रहा है चलने दो, फालतू में कलेश होगा,
लोगों को मजे करने हैं, पार्टी करनी है, वीकेंड पे जाके कलेश होने नहीं चाहिए, क्योंकि विचारों की तो महत्ता है ही नहीं जीवन में, वो वैल्यूज के लिए खड़े हो पाए उतना दम ही नहीं है। कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तर्क विकासात्मक है, यानी कोलबर्ग प्रपोज दैट मॉरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल, डेवलप हो सकती है, ठीक है। कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस, हाँ देखो ये भी इनका वो नहीं हो सकता क्योंकि एम्पेरिकल बेस था, तो ये भी गलत हो जाएगा। इन्होंने डेवलपमेंटल कहा है, हाँ सही है, ये क्रिटिसिज्म थोड़ी है, लेकिन डेवलप होती है स्टेज के साथ, ये तो सही बात है, ठीक है। हमें गलत चाहिए, यहाँ पे हमें गलत चाहिए, वो है कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ वुमेन, कि महिलाओं की सांस्कृतिक जो रीजनिंग है वो अलग है, उसमें संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, जो हमारे देश में सही है वो किसी और के लिए गलत हो सकता है, जो हमारे लिए गलत है वो किसी के लिए सही हो सकता है, और किसी के लिए जो गलत है वो हमारे लिए सही हो सकता है। तो डी ऑप्शन, उन्होंने ये जेंडर बायस थियरी है, महिलाओं को अकाउंट में नहीं लिया, ध्यान में नहीं लिया, उनकी मॉरलिटी को, उनकी केयर बेस्ड मॉरलिटी को। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, कोलबर्ग के अनुसार बच्चे सही और गलत के बारे में सोचते हैं किसके माध्यम से, बताइएगा फटाफट। यार आज तो हम लेट हो गए। बहुत ही बढ़िया रमा, देखिएगा हर्षा कह रहे हैं आज बहुत चर्चा हो गई, मेरा खाना बनाना बाकी है आज। किस बेसिस पे राइट और रॉन्ग की जो थिंकिंग है, चिल्ड्रन अप्रोच कैसे अप्रोच करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के अनुसार, इन द सेम वे एट डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेज में एक ही तरीके से, फिर स्टेज एज बढ़ेगी तो अलग तरीके से करेंगे, एक तरीके से क्यों करेंगे भाई, डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह से, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स नहीं, जिस अवस्था में वो है। अगर मेरा लेवल ऑफ मॉरलिटी क्या है, मैं दूसरे स्तर पे हूँ, कन्वेंशनल, ऐसा थोड़ी है सब एक दिन में डेवलप हो जाते हैं। जो बातें मैं आज कर रही हूँ वो कुछ चीजों को लेके हो सकता है मेरे मन में बचपन से रही हो चीजें, लेकिन डेवलप भी तो होती है चीजें समय के साथ। तो स्टेज एज के साथ जिस स्टेज में आप हैं उस स्टेज के अनुसार आप डिफरेंटली, सही और गलत आपका उस हिसाब से होता है जिस स्टेज में आप होते हैं, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार नहीं। कॉन्टेक्स्ट, एक ही कॉन्टेक्स्ट में चार लोगों को कई, एक ही कॉन्टेक्स्ट है, मान लेते हैं शादी का कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ, किसी को दहेज सही लग रहा होगा, किसी को कुछ चीजें सही लग रही होंगी, किसी को बिल्कुल गलत लग रहा होगा, यानी कौन किस स्टेज में है मॉरलिटी की उस पर निर्भर करेगा सही और गलत, जबकि कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ या टॉपिक तो एक ही है। तो डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस 10 क्वेश्चन हम इसमें कर चुके हैं, और बाकी फिर मैं यूट्यूब पे भी करा दूंगी, क्योंकि 8 ही और शुरू में जो 2 कराए थे, और आज भी यूट्यूब पे है क्लास, वाइगॉस्की के क्वेश्चन हम करेंगे 9 बजे, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए कल मिलते हैं 7 बजे, और कल हम थियोरी, कल हम इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे, बुद्धि का टॉपिक, इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है।